संवाद पालिका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब तो देश के चारों स्तंभ ध्वस्त हो चुके हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका और संवाद पालिका। आपका कहना ये एक भी स्तंभ नहीं बचा? अब कोई स्तंभ नहीं बचा, प्रजातंत्र बिना स्तंभ पर खड़ा। हम यहाँ पर जो मीडिया मेरे शायद समझ में नहीं आता है कि मीडिया का एक नाम तक जो संवाद पालिका जो लोग नहीं दे सके। हमने नाम दिया कि देश की संवाद पालिका। उसमें ई मीडिया के पत्रकार, पी मीडिया के पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, संवादक, यूट्यूबर सभी शरीक। तो हम ये संवाद पालिका जो है उसके बारे में आप विशेष चर्चा करना चाहते हैं। संवाद पालिका कि जो ई मीडिया और अनेक प्रकार के जो पी मीडिया के लोग हैं वे तो नाजी गेम के गुलाम हो गए हैं। उनको अपना विज्ञापन से मतलब है, उनको अपने चरित्र से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने धन से मतलब है और इनकी गुलामी करके अपना आर्थिक स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ उत्तम बनाते हैं। मगर यह बात भी नहीं है, कुछ जांबाज पत्रकार भी हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पित पत्रकार भी हैं, वे खुले आम जनता की आवाज उठाते हैं। अभी हमने देखा यूट्यूब में, अब यूट्यूब में तो हालत ही बड़ी खराब हो गई। जिन्हें कुछ भी संज्ञान नहीं, जो समस्याओं के बारे में जानते भी नहीं है, न बोलना जानते हैं, न कुछ भी कहना जानते हैं, सिर्फ नकल करना जानते हैं। किसी ने वो चलाया वीडियो, उसको अपने उसमें डाल देते हैं और ऐसे करके बड़ी पूरी सीरीज बना तो कहते हैं कि हम पत्रकार। और ऐसे पत्रकार ये भी धनखोरी करते हैं। जो तथाकथित जो पत्रकार बने हुए हैं यूट्यूबर के, वे भी खुले हम धनखोरी करते हैं। इस प्रकार देश की संवाद पालिका में शातिर भ्रष्टाचार भी पनप रहा है और इसके लिए एक कंट्रोल होना जरूरी है। हम तो कहते हैं कि ई मीडिया, पी मीडिया, यूट्यूब, इनके उस पर एक नियंत्रित करने वाला कानून भी होना चाहिए और इसके लिए कानून अभी तक बना नहीं है। अब सरकार दबाव बनाती है, सरकार ही खूब विज्ञापन देती है, लालच देती है, प्रलोभन देती है। और आपने देखा उत्तर प्रदेश में ये हर यूट्यूबर को 8-8 लाख देने का कर दिया कि हमारे प्रशंसा करो और फेक न्यूज चलाओ, हम तुम्हें 8 लाख रुपया देंगे प्रति माह। अरे आखिरकार क्यों खरीदना चाहते हो संवाद पालिका को? संवाद पालिका को तो निष्पक्ष रहने दो। और हमारे जो पत्रकार हैं, अब तो सच हकीकत बात ये है कि सच्चे पत्रकारों का, सच्चे संवादकों का अकाल हो गया और सब धनखोरों की भीड़ लगी हुई है। और यह जो धनखोरों की भीड़ प्रजातंत्र की क्रूर हत्या कर रही है। ये नाजी गैंग के समर्थन में और अपने आर्थिक स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक स्वास्थ्य उत्तम बनाने के लिए अनेक प्रकार के नाटक कर। ये कब से शुरू हुई है? ये तो अभी करीबन 10 साल से, ये 2014 से तो और ज्यादा प्रवृत्ति हुई। इसके पहले भी थी, नहीं थी, इतनी नहीं थी कि हर मीडिया को गुलाम बनाया जाए, हर पत्रकार को अपना बंधुआ मजदूर बना लिया जाए। पहले ऐसी प्रथा नहीं थी। मैं खुद कहता हूँ, मैंने इंदिरा गांधी के खिलाफ छापा। जब राजीव गांधी पीएम बने तो उन्होंने जो एयर इंडिया की सर्विस छोड़ के आए थे, तो उन्होंने जो दंड भरना था वो नहीं भरा, वो खिलाफ हमने छापा। लोगों ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें जेल जाना चाहिए। और जब अखबार इंदिरा गांधी के सामने गया तो उन्होंने अखबार को पढ़ा और राजीव गांधी को कहा कि आप जुर्माना भर के आए और हमें कुछ भी नहीं हुआ। अरे यदि हम सच बोलेंगे, सच की प्रस्तुति करेंगे तो हर आदमी को वो सत्य स्वीकार होगा, चाहे वो मोदी जी हो, अमित शाह हो और कोई भी हो, राहुल गांधी हो, शरद पवार जी हो, नीतीश कुमार हो। सच की प्रस्तुति हम करना चाहिए, मगर आजकल सच की प्रस्तुति नहीं होती है, फेक न्यूज बनाकर अपना उल्लू सीधा किया जाता है। बोले नकलची पत्रकार है ना, जब तक इनकी जो भीड़ रहेगी, जब तक संवाद पालिका का चरित्र विकृत होता ही रहेगा। देखिए, पहले जो था ईडी और सीबीआई का वो धोस दपेट नहीं थी, आज के युग में ज्यादा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? पत्रकार बंधु इसलिए और भी डरते होंगे। अब आप एक बात बताओ, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो भी पत्रकार सच को प्रस्तुत करता है तो उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसी को लगा दिया जाता।
किंतु पत्रकारों को डरना नहीं है। अब तो यदि आपके यहाँ ईडी सीबीआई आपने सच की प्रस्तुति की, आपके पास में साक्ष्य भी है और आपने सच की प्रस्तुति कर दी, और यदि ईडी और सीबीआई आपके यहाँ छापे लगाने आती है, तो राज्य की जो पुलिस है, राज्य की डीजीपी है, आप उनको शिकायत कीजिए। यदि तो ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर को भी राज्य सरकार की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से दे दिया था। अब जो पत्रकारों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप सत्य की प्रस्तुति कीजिए, ये नकलची चरित्र छोड़ दीजिए। आप जरा अपनी मेहनत कीजिए, अध्ययन कीजिए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर आपको जो लगता है वो अपनी प्रस्तुति कीजिए। आप ये संदेश दे रहे हैं सभी मीडिया को कि डरना नहीं चाहिए। अरे डरना तो है ही नहीं। जो डरता है, जो कायर है, वो क्या पत्रकारिता करे? जो स्वार्थ है, जो धनखोरी करता है, वो क्या पत्रकारिता करेगा, क्या संवादकता करेगा? खुलेआम आप सत्य की प्रस्तुति कीजिए, निष्पक्षता के साथ, निर्भयता के साथ कीजिए। निश्चय ही आपकी गरिमा बढ़ेगी, राष्ट्रहित में अच्छा कदम होगा। आइए, अब जैसे हम यहाँ पर अब 1947 के बाद एक निर्णय हुआ था कि हम ऐतिहासिक बर्बरताओं के आधार पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, किंतु अब तो यहाँ पर चल रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये वाली बात हो रही। इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। इसका भी विरोध करना चाहिए कि नहीं, अब जो हो गया वो तो होना था। ऐतिहासिक बर्बरताओं के आधार पर कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे देश की सांप्रदायिक एकता, सांप्रदायिक सद्भाव समाप्त हो, और हम उन जो गैंग के सदस्य न बने। वो गैंग क्या करती है कि अरे ये समाचार चला देना, उनको 1000-2000 रुपया दे देती है, किसी को 10,000 दे देती है, और चैनल वालों को लाखों दे देती है, अरे आपको कीजिए, बहस कीजिए। इस प्रकार का जो कुचरित्र है, ये समाज पालिकाओं को त्यागना पड़ेगा। मंदिर मस्जिद का मुद्दा तो बाकी में खत्म कर देना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी पे अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अरे ये जो हमारे जो समाज पालिका है ना, अपने स्वार्थ में इतनी धत्तात, इतनी धत्तात हो चुकी है, अंधभक्त हो चुकी है कि उसे जनता के कोई मुद्दे सामने ही नहीं आते। कुछ है, ऐसी बात नहीं है कि अकाल हो गया। अच्छे अच्छे पत्रकार भी हैं जो समस्याएं उठाते हैं, सरकार संकट में आती है, किंतु ये तानाशाही की सरकार के वो उनको सत्य की भी हत्या कर देती है, संसद में कर देती है, संसद के बाहर भी कर देती है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात और बता दूं, बिना शहीद हुए, बिना क्रांति किए हुए आपके जो गरिमा है, अस्तित्व है, वो कलंकित हो जाएगा। तो हर पत्रकार को, हर संवादक को क्रांति के साथ, सत्यवादिता के साथ, राष्ट्र समाज मानवीय मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ संवादकता करना चाहिए। ये मेरा अपना खुद का निर्णय है। अरे मेरा नहीं, ये तो एक धर्म है हमारा। संवादकता धर्म है ये, और सुकर्म है। हमें उस सुकर्म को निभाना है। हमारे देश में आप देखिए, कुव्यवस्था है, संस्कृति है, कुधर्म है, और कुकर्म भी है, जो जिन पर हमको सबको 145 करोड़ जनता को शर्म आना चाहिए। पर जो मजबूरी यह है कि किसी को शर्म नहीं आती है। तो ऐसे स्थिति में देश का क्या होगा, हमारे भारत का क्या रूप होगा, हम ये कह नहीं सकते। हमें तो बस सुधरना है। हम ये नहीं चाहते कि सब सुधरे। अरे हम सुधरे, आप सुधरे, 145 करोड़ जनता सुधरे, तो ये स्वर्णिम भारत हो जाएगा। भारत अपने आप में महान भारत हो जाएगा। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। अर्थव्यवस्था और धर्म, जहाँ धर्म बढ़ता है वहाँ अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका प्रमाण देखिए, आप विदेश में हैं, सऊदी अरब में हैं। इसके बारे में आप क्या संदेश देंगे? आपने एक ही प्रश्न में दो बातें रखी। एक तो यह कि धर्म क्या है, पहले ये जानिए, और दूसरा अर्थव्यवस्था, अर्थ क्या है, ये जानिए। सबसे पहले मैं धर्म की बात बताता हूँ। धर्म आखिरकार किसको मानते हैं, क्या है धर्म? मैं नहीं कहता, स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा कि जो सूर संस्कृति है, सूर संस्कार हैं, वे ही ग्राह्य हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, और वही धर्म होते हैं, और वही स्वीकार होता है। अब आप सबको परख लीजिए
कि कौन उपरोक्त इन बातों में खरा उतर रहा है, आपको 99% लोग इस विचार पर, इस धर्म पर खरे नहीं उतरे। अब यहाँ तो नकली धार्मिक बहुत हैं, दिखावे का दान करते हैं, धर्म करते हैं, भंडारे करते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, किंतु आत्मचिंतन तो करते नहीं। अरे एक पल आत्मचिंतन कर लो, आज सच्चे उपवास के साथ आपका सत्य आपके सामने खड़ा होगा तो आप उस सत्य से डरते हो, इसलिए आत्मचिंतन नहीं करते हो। ये है धर्म का स्वरूप। हमारे यहाँ कितने मठ हैं, कितने साधु संत हैं, उनका चरित्र भी आप जानते हैं कि वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अभी हाल ही में हमने एक उज्जैन में 115 बीघा जमीन राम जानकी मंदिर की बेच दी। हमने वो मामला उठाया, किंतु प्रशासन भी डब्बू बना हुआ है, ऊपर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए कि आपने मंदिर की जमीन कैसे बेच दी। ऐसा कैसे हुआ कि जो पट्टे की जमीन थी उसको भी बेच दी। और इस प्रकार धर्म में भी एक जो घाल में चला है ना, वो अच्छा नहीं है। और इसमें तो यह हालत है कि सच्चे संत का तो अकाल ही हो चुका। सच्चे संत अब कहीं नजर नहीं आते। आइए अब दूसरी बात करते हैं आर्थिकता की, धन की। ये धन एक माया जाल है, और इस माया जाल से बचना बहुत कठिन है। जो ये प्रलोभन, किसी भी तरीके से ऐसे प्रलोभन आ जाते हैं माया जाल के कि आदमी उसमें फंस जाता है, उसको कुछ भी नहीं, वो धत्ताच हो जाता है, अंधा हो जाता है अपने स्वार्थ के लिए। तो ये धन की जो भूख है ये बड़ी विचित्र है, माया भी है, और वो हम सबको, हमारे चरित्र को बिल्कुल नष्ट कर रही है। तो हम अब बिना धन के तो कोई रह नहीं सकता। अरे तो धन इतना कमाओ, अपनी कड़ी मेहनत से कमाओ, अपने सुकर्म से धन कमाओ, ताकि अपना परिवार का संचालन हो सके। आपके यहाँ जो मेहमान आता है, अतिथि आता है, वो भी आपके द्वार से खाली न जाए। आप जो मजबूर लोग हैं, आप जो उनकी सेवा कर सके, इतना धनोपार्जन कीजिए। और आप ये मत सोचिए कि मैं आज 10,000 कमा रहा हूँ तो मैं कल 1 लाख कमाऊंगा, उसके बाद में अगले माह 1 करोड़ कमाऊंगा, उसके बाद फिर 20 करोड़ बनाऊंगा, मैं अंबानी अडानी जैसा बन जाऊंगा। ऐसे चरित्र मत रखिए। अपना जो परिवार अच्छे से चले, आपके परिवार के जो बच्चे बच्ची हैं वे सब सुखी संपन्नता के साथ प्रतिभाशाली बन सकें, धन इतना ही उपार्जन कीजिए। आपका नाम? कैसी ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।